नमस्कार दोस्तों, स्टैटिक जीके के इस बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग स्टैटिक जीके के जो ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और इन सभी प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये जो प्रश्न है आपके किसी भी कंपटीशन परीक्षा एग्जाम के लिए, एक दिवसीय किसी भी परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी परीक्षा में बैठ जाइए, इस क्लास से आपको प्रश्न मिलने के लिए, देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, आप अगर प्रैक्टिस सेट लेके बैठ जाएंगे तो भी इस क्लास से आपको प्रश्न मिल जाएंगे देखने के लिए। तो सामान्य ज्ञान के इस बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो देखिए, अब चलिए हम लोग अपना पहला क्लास शुरू करते हैं। अब देखिए, अगर आप लगातार क्लास ले रहे हैं, आप लगातार क्लास में बने रहते हैं तो ये सारे प्रश्न इस क्लास में आपको याद भी हो जाएंगे। और ये हमारा 9वां क्लास है और ये हमारा 10वां क्लास है और ये जो पीछे देख रहे हैं आप लोग वो हमारा 9वां क्लास है। ठीक, अगर आप इसको नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, चैनल पे अपलोड है ये वीडियो। अब बढ़ते हैं आप लोग अपने अगले क्लास की ओर। तो 10 नंबर का क्लास हम लोग देखेंगे आज। तो देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि भूमध्य रेखा कितने महाद्वीप से गुजरती है। जब पूछे भूमध्य रेखा कितने महाद्वीप से गुजरती है तो भूमध्य रेखा जो है ये 3 महाद्वीप से गुजरती है। 3 महाद्वीप से कौन कौन से महाद्वीप से? देखिए, एक तो आपका दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका से आप लोग जानते हैं यहां से भूमध्य रेखा गुजरती है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है। उसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। किस महाद्वीप से? अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। उसके अलावा आपका एशिया महाद्वीप से भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक, इस तरह से भूमध्य रेखा आपके 3 महाद्वीप से गुजरती है। अगर आपसे पूछे कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से गुजरती हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि भूमध्य रेखा, ये तीनों किस महाद्वीप से गुजरती है? भूमध्य रेखा ये तीनों किस महाद्वीप से गुजरती है? तो आप लोग बताएंगे कि ये तीनों जो है वो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरने वाली रेखा है। किस महाद्वीप से? तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि मकर रेखा और कर्क रेखा दोनों, मकर रेखा और भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है? मकर रेखा एंड भूमध्य रेखा ये तीनों किस देश से गुजरती है? अगर ऐसे पूछ ले, भूमध्य रेखा ये तीनों किस देश से गुजरती है? तो मकर रेखा और भूमध्य रेखा ये जो दोनों है, मकर रेखा और भूमध्य रेखा ये दोनों ब्राजील देश से गुजरती है। ठीक, अगर आपसे पूछे किस एकमात्र देश से गुजरती है तो ये दोनों रेखा ब्राजील देश से गुजरती है। तो ये बातें आप लोग इतनी ध्यान रखेंगे। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एशिया महाद्वीप लिख लीजिए। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे रेखाओं से संबंधित प्रश्न के बारे में। ठीक, कर्क रेखा, मकर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं या फिर इसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ठीक, ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए, भूमध्य रेखा कितने महाद्वीप से गुजरता है? तो ये हमारा प्रश्न था। तो भूमध्य रेखा जो है 3 महाद्वीप से गुजरता है। एक आपका हो गया दक्षिणी अमेरिका और एक आपका हो गया अफ्रीका और एक आपका हो गया एशिया महाद्वीप। ठीक, इस तरह से भूमध्य रेखा 3 महाद्वीप से। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कर्क रेखा और मकर रेखा और फिर भूमध्य रेखा ये तीनों किस महाद्वीप से गुजरती है, तो ये आप लोग बताएंगे कि अफ्रीका महाद्वीप से। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तीनों किस महाद्वीप से गुजरती है? तो ये आपके अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे, मकर रेखा और भूमध्य रेखा पूछे किस देश से गुजरती है तो ब्राजील देश से गुजरती है। किस देश से? ब्राजील देश से गुजरती है। दक्षिणी अमेरिका का एक देश है जिसकी राजधानी ब्राजीलिया है। और अगला प्रश्न है कि विषुवत रेखा को कौन नदी 2 बार काटती है? तो विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। कौन सी नदी? कांगो नदी 2 बार काटती है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। और कांगो नदी कहां की नदी है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में इसे 2 बार काटती है। कहां पे? अफ्रीका महाद्वीप में इसे 2 बार काटती है। और विषुवत रेखा के बारे में क्या हमने आपको बताया कि विषुवत रेखा के बारे में अगर आपसे पूछे कि इसका अन्य किन नामों से जानते हैं विषुवत रेखा को, तो इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? 0 डिग्री अक्षांश रेखा या फिर इसे ही क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा या फिर इसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे भूमध्य रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा को। ठीक, ये बातें आप लोग यहां से ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे भूमध्य रेखा पे सूर्य कब होता है,
भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश पर सूर्य सीधे कब चमकता है? तो साल में 2 बार, और इस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन, 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन सूर्य भूमध्य रेखा पे यानी कि विषुवत रेखा पे होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन। और इस दिन क्या होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन और रात बराबर होते हैं। क्या होते हैं? दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि वहीं पे कि डोल ड्रम पेटी किसे कहते हैं? डोल ड्रम पेटी, या फिर इसे ही क्या कहते हैं? शांत पेटी। क्या बोलते हैं इसे? शांत पेटी किसे बोलते हैं? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि किसे बोलते हैं। तो ये जियोग्राफी का प्रश्न है। और अगर आपसे पूछे कि डोल ड्रम पेटी क्या किसे कहते हैं, तो जो इक्वेटर होता है यानी कि भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा, और इसके जो 10 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे और 10 डिग्री साउथ में जाएंगे, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे और 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पे, और 10 डिग्री आपके 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से लेकर के 10 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच की जो रेखा, जो दूरी होती है यहाँ पे भूमध्य रेखा के नीचे ऊपर, उसे क्या कहते हैं? इसे डोलड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे डोलड्रम कहते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग सारे प्रश्न को समझ चुके होंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो बताएंगे आप लोग कांगो नदी। अगर आपसे पूछे कि मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो बताएंगे आप लोग लिम्पोपो नदी। लेकिन कर्क रेखा को पूछे 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो माही नदी बताएंगे। ठीक, और विषुवत रेखा का अन्य नाम क्या है? इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि भूमध्य रेखा पे सूर्य कब होता है, तो साल में 2 बार, एक 21 मार्च के दिन और एक 23 सितंबर के दिन, 2 बार होता है साल में विषुवत रेखा पे सूर्य। ठीक, और इस दिन क्या होता है? दिन और रात की अवधि बराबर होती है। डोलड्रम पेटी किसे कहते हैं, या फिर इसे शांत पेटी कहा जाता है, किसे कहते हैं? तो विषुवत रेखा से आप लोग 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे जाएंगे और 10 डिग्री साउथ अक्षांश पे जाएंगे, तो आपको जो बेल्ट मिलेगा उसे क्या कहते हैं? उसे डोलड्रम क्षेत्र बोलते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड तथा फ्रांस को कौन सी जल संधि? देखिए, जल संधियों के बारे में भी प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी जल संधि कहां पे स्थित है। ठीक, तो आप लोग इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच में कौन सी जल संधि पाई जाती है, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में पाई जाने वाली जल संधि कौन सा है? आप लोग ध्यान रखेंगे कि डोवर की जल संधि पाई जाती है। डोवर की जल संधि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में पाई जाती है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जल संधियों के बारे में हम लोग कुछ बात प्रश्न याद कर लेते हैं। जैसे यहां से संबंधित जो यहां से एडिशनल पॉइंट हो सकते हैं आपकी जल संधियों से संबंधित, वो आप लोग देख लीजिए। जैसे अगर आपसे पूछे कि डेनमार्क की जल संधि जो है, डेनमार्क की जल संधि के बारे में बात करें, डेनमार्क जल संधि के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो आप लोग क्या बताएंगे? डेनमार्क की जल संधि, अगर आपसे पूछे कि ये किन 2 महाद्वीपों को, किन 2 महासागरों को जोड़ती है, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर को, उत्तरी अटलांटिक महासागर को किसे जोड़ती है? उत्तरी अटलांटिक महासागर को किसे जोड़ती है? आर्कटिक महासागर से। किसे? आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक, आर्कटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं अगर आपसे पूछे कि डेविस की जल संधि क्या काम करती है, डेविस की जल संधि, तो डेविस की जो जल संधि है इसके बारे में भी थोड़ी सी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये सभी जल संधि एग्जाम में पूछी गई है, किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है अगर आप वर्ल्ड जियोग्राफी नहीं उतने अच्छे से पढ़े हैं, लेकिन फिर भी आप लोग ऐसे ही ध्यान रखेंगे और अपने कॉपी में 1-2 बार लिख के पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये बिफिन की खाड़ी को किसे जोड़ती है? बिफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। किसे? तो यहाँ पे नोट करेंगे, अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि इंग्लैंड तथा फ्रांस को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो डोवर की जल संधि किसके बीच में स्थित है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। अगर आपसे पूछे कि डेनमार्क की जल संधि, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। किससे? उत्तरी अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। अगर आपसे पूछे कि डेविस जल संधि क्या काम करती है, तो ये बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह के और भी क्लास पाने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने जीएस की तैयारी को मजबूती से इसी तरह से आप लोग आगे बढ़ाइए। ठीक, अगर एक पॉइंट से संबंधित एक पॉइंट पढ़ रहे हैं तो आपको एक प्रश्न केवल याद होगा। अगर एक पॉइंट से संबंधित कई सारे पॉइंट पढ़ रहे हैं, 7-8 पॉइंट आपको बताया जा रहा है, तो उसमें 4-5 पॉइंट तो आपको
याद ही हो जाएगा। ठीक, तो इसी वजह से आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको वहां पर जाकर इसका पीडीएफ पा सकते हैं, और इसको मतलब इसको 24 घंटे में 2 बार पढ़ेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। तो 2 चीज नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, एक तो आपका भारी जल प्रयोग किया जाता है, भारी जल, और एक तो आपका ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका? भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। और ये जो मंदक होते हैं, अगर आपसे पूछ रही कि मंदक कार्य क्या करते हैं, कि मंदक क्या काम करते हैं, तो इसमें ये क्या कहते हैं, न्यूट्रॉनों की गति को क्या करते हैं, कम करते हैं। ठीक, मंदक क्या काम करते हैं, न्यूट्रॉनों की जो गति होती है उसको कम करते हैं, न्यूट्रॉनों की गति को कम करने का काम करते हैं। ठीक, अब भारी जल के बारे में क्या होता है, अगर आपसे पूछे कि भारी जल को क्या बोलते हैं, तो इसका फार्मूला होता है D2O। D2O का मतलब क्या, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या, इसे क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और ये होता है भारी जल। ड्यूटेरियम ऑक्साइड किसका फार्मूला है, ये एग्जाम में फार्मूला भी पूछा गया है। ठीक, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड ये भारी जल का फार्मूला है। ठीक, ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि परमाणु रिएक्टर के या फिर नाभिकीय रिएक्टर के बारे में बात कर ही रहा है, अगर आपसे पूछे कि परमाणु रिएक्टर में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जो परमाणु रिएक्टर होते हैं उसमें नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। सॉरी इसमें श्रृंखला अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है, जो परमाणु रिएक्टर होते हैं उसमें कैसी अभिक्रिया होती है, श्रृंखला अभिक्रिया होती है। जबकि परमाणु बम में कैसी अभिक्रिया होती है, उसमें नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। जबकि हाइड्रोजन बम में कौन सी अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। जबकि आपसे सूर्य में पूछ ले कौन सी अभिक्रिया होती है, तो उसमें भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। तो इसका रिवीजन करेंगे कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में एक तो भारी जल का प्रयोग किया जाता है और एक ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका, भारी जल और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को जानते हैं आप लोग, चिकना होता है और कार्बन का ये अपर रूप होता है। ठीक, अब मंदक क्या काम करते हैं तो नाभिकीय रिएक्टर में, तो ये न्यूट्रॉनों की गति को क्या करते हैं, धीमी कर देते हैं या फिर कम कर देते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ड्यूटेरियम के बारे में क्या याद रखेंगे, इसका फार्मूला D2O। जल का फार्मूला तो H2O होता है, लेकिन अगर भारी जल का फार्मूला पूछेगा तो D2O होता है। ठीक, जिसे क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया पॉइंट है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि परमाणु रिएक्टर में कैसी अभिक्रिया होती है, तो परमाणु रिएक्टर में आप लोग ध्यान रखेंगे इसमें श्रृंखला अभिक्रिया पाई जाती है। ठीक, इसमें श्रृंखला अभिक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है, तो भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। क्या है, अप्सरा। अगर आपसे पूछे कि अप्सरा को स्थापित कहां पे किया गया था, तो इसे किस जगह पे स्थापित किया गया था, अब कब किया गया था, तो इसका स्थापित जो है ट्राम्बे में किया गया था। ट्राम्बे में इसको स्थापित किया गया था। और कहां पे ट्राम्बे पड़ता है, महाराष्ट्र में। कहां पे, महाराष्ट्र में। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, अगर आपसे पूछे कि इसको मतलब स्थापना कब हुई थी इस परमाणु जो रिएक्टर है, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। 1956 में इसका निर्माण किया गया है। ठीक, ये तो आपका पहला परमाणु रिएक्टर था। क्या था, पहला परमाणु रिएक्टर। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर क्या था, अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर के बारे में बताइए, तो भारत का जो पहला परमाणु न्यूट्रॉन रिएक्टर था उसका क्या नाम था, उसका नाम था कामिनी। क्या था, कामिनी। ठीक, अब कामिनी के बारे में क्या याद रखेंगे कि इसकी जो स्थापना है ये 1988 को हुई थी। कब, 88 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर क्या है, तो अप्सरा बताएंगे। क्या बताएंगे, अप्सरा। अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर क्या है, भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर के बारे में अगर आपसे पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे, कामिनी। उसके बाद अप्सरा की स्थापना कब हुई थी, तो 1956 को। अप्सरा की स्थापना 1956 को, जबकि कामिनी की स्थापना 1988 को। और अप्सरा को कहां स्थापित किया, ट्राम्बे, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। और पूछा जाता है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 1 नैनोमीटर बराबर अगर आपसे पूछे कि कितने मीटर होते हैं, तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। ये हम आपको कई बार बता चुके हैं। अगर आपसे पूछे कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होते हैं, अगर आपसे पूछे कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितने मीटर होते हैं, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगर आपसे पूछे कि 1 फर्मी बराबर कितने मीटर होता है, 1 फर्मी बराबर कितने मीटर होता है, तो इसके बराबर होता है 10⁻15 मीटर होता है। कितना, 10⁻15 मीटर होता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 2 पॉइंट और
एक पारसेक बराबर पूछा जाता है कितना मीटर होता है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर पूछा जाता है कि कितना मीटर होता है। तो अगर आपसे पूछे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है, तो ये आप लोग बताएंगे कितना होता है, 9.46 गुणे 10 पे घाते -15 मीटर होता है। कितना? 9.46 गुणे 10 पे घाते 15 मीटर होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछेगा कि एक पारसेक बराबर, जो कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक बराबर होता है, तो ये होता है 3.08 गुणे 10 पे घाते 16 मीटर। क्या होता है? 10 पे घाते 16 मीटर। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो 10⁻⁻6 मीटर। माइक्रोन बराबर पूछे 10⁻6 मीटर। अगर एक नैनोमीटर बराबर पूछे तब आप लोग कितना बताएंगे? 10 पे घाते -9 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर पूछे क्या होता है? तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर। और एक फर्मी बराबर क्या होता है? 10⁻15 मीटर होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि पारसेक के बराबर में, तो अगर आपसे पूछे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 पे घाते 15 मीटर, और पारसेक जो कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, और प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है। यहाँ पे थोड़ा सा इंडिकेट कर लीजिए, दूरी का मात्रक है और ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक, पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, और ये होता है कितना? एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 पे घाते 15 मीटर, और एक पारसेक बराबर 3.08 गुणे 10 पे घाते 16 मीटर होता है। ठीक, ये थोड़ी सी बातें आपके मात्रक से थी जो आपको याद रखना है, क्योंकि ये सारे जितने प्रश्न यहाँ पे हमने लिखा और वो सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं साइंस से। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कि 22 कैरेट सोने की शुद्धता कितनी होती है? तो आइए बताइए। देखिए, अगर आपसे हम पूछे कि 24 कैरेट सोने की शुद्धता कितनी होती है, तो 24 कैरेट जो सोने की शुद्धता होती है वो 100% होती है। जबकि अगर आपसे यहीं पे 1 कैरेट सोने की शुद्धता की बात करें तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे कितना? 100/25। कितना? 100/25। इसको भाग लगाएंगे तो आपको लगभग 4 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, अब 24 से कितना कम किया है, जबकि कितना आया है? 24 से कितना कम किया है? 4 आया है, मतलब 22 आया है। तो 24 से आप लोग बताएंगे कि यहां से 24 कैरेट की शुद्धता, तो यहाँ पे देखिए 2 कैरेट लगभग कम किया है। कितना? यहाँ पे देखेंगे 24 से 22 गया है, कितनी कैरेट की कम किया है? तो आप लोग बताएंगे कि 2 कैरेट। तो यहाँ पे 24 जब 100 कैरेट होता है, 100 कैरेट शुद्धता होती है, तो इसमें से आप भी यहाँ पे 4 का आधा कम कर दीजिए। तो 4 का आधा कितना होता है? 2। तो 2 का आधा, 100 का आधा करेंगे तो आपको 100 का 2 माइनस करेंगे तो इसमें 98% इसमें शुद्धता पाई जाती है। ठीक, इस तरह से पूछा जाता है कि मतलब 24 कैरेट की शुद्धता कितनी होती है, 22 कैरेट सोने की शुद्धता कितनी होती है, 18 कैरेट सोने की शुद्धता कितनी होती है। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व करके याद निकाल लेंगे, क्योंकि 24 कैरेट जो शुद्धता होती है 24 कैरेट सोने की, वो 100% होती है। ठीक, तो इस तरह से आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि सोने के कुछ खानों के बारे में, जो कि हम बार बार बताए हैं आपको, अगर आपसे पूछे कि काल गुरली की खान कहां पे है? काल गुरली और फिर कुलगाड़ी, ये सोने की खाने हैं। और ये खाने कहां पे हैं? तो ये सोने के लिए प्रसिद्ध खाने हैं। सोने के लिए मतलब सोना धातु के लिए प्रसिद्ध खाने हैं। अगर आपसे पूछे कि ये कहां पे खाने हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के खाने हैं। कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में स्थित खाने हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सोने की प्रसिद्ध खाने हैं, यहाँ से सोना का उत्पादन किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे जोहान्सबर्ग की खान कहां पे स्थित है? जोहान्सबर्ग की खान कहां पे स्थित है? तो जो जोहान्सबर्ग की खान है वो आपके अफ्रीका में है। कहां पे? अफ्रीका में। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये सोना के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सोना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कि मतलब सोने की खान भारत में एक है। तो अगर आपसे पूछे कि भारत में सोने की खान क्या है, कौन सा है, तो वही रॉकी भैया वाला जो खान था, भारत में सोने की खान। तो आप लोग क्या बताएंगे कि भारत में जो सोने की खान है वो उसका क्या नाम है? उसका नाम है, यहां पे नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछे कि भारत की सोने की खान क्या है, तो भारत की सोने की खान के बारे में आपसे पूछे तो कोलार गोल्ड फील्ड बताएंगे। कोलार कहां पे पड़ता है? कर्नाटक में। ये है आपका सोने की खान भारत में। और बात कर लेते हैं इसी पे ही केजीएफ मूवी बनी थी, जिसका फुल फॉर्म क्या है? कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि 22 कैरेट सोने की शुद्धता, तो आप लोग निकाल लेंगे इस तरह से कैलकुलेट करके, क्योंकि 24 कैरेट सोने की शुद्धता कितनी होती है? 100%। और 1 कैरेट का मान यहाँ पे निकालेंगे 4 आएगा। और 24 से कितना कम है? 22, तो 2 कम है, तो यहाँ पे 2 कैरेट की मान कितना आएगा? तो 2 आएगा। 2 कैरेट की मान कितना आएगा? तो यहाँ पे आप लोग ध्यान करेंगे 2 कैरेट का मान 2 आएगा, क्योंकि ये इसका दोगुना करेंगे तो इसको आधा करना पड़ेगा। ठीक, तो वहां पे आप घटाएंगे तो इसका 92% आएगा। कितना आएगा? 92। इसको दोगुना करना पड़ेगा,
तो इसका आएगा कितना 92%। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगला प्रश्न कि पानी में साधारण नमक मिलाने पर क्या होता है। तो देखिए यहां पे थोड़ा सा गलत हो गया था, ये 92% कैसे होगा देख लीजिए। जैसे कि यहां पे आपको 1 यूनिट का, यहां पे 2 यूनिट कम किया है ना, मतलब 24 से 22 गया है। ठीक, 24 से 22 गया, 2 यूनिट कम किया है, तो यहाँ पे 1 यूनिट का मान जब 4 आया है तो 2 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, इसका दुगना होके 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे 100 में से जो है हम लोग कितना घटाएंगे 8 घटाएंगे, तो कितना आएगा 92% आएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा 92%, तो ये सही है। अब देखिए पानी में साधारण नमक मिलाने पर, अगर आप पानी में साधारण नमक मिलाते हैं तो पूछा जाता है कि क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा और गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वथनांक मतलब जिस बिंदु पे कोई वस्तु उबलने लगे उसको क्वथनांक कहते हैं, और जिस बिंदु पे कोई वस्तु जम जाए उसे क्या कहते हैं गलनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं गलनांक। ठीक, तो ये बात, या फिर हिमांक बोलते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हिमांक लिखेंगे हम लोग, गलनांक नहीं हिमांक लिखेंगे। अब बात कर लेते हैं कि हिमांक पे क्या प्रभाव पड़ता है और गलनांक पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए क्वथनांक की बात करें तो क्वथनांक आपका बढ़ेगा, क्या होगा बढ़ेगा। ठीक, बढ़ेगा। अगर आपसे पूछे कि अगर आप किसी पानी में क्या मिला देते हैं, नमक मिला देते हैं, तो हिमांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो घटेगा। जहां पे आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमना था वहीं पे और कम पे ही जमना स्टार्ट हो जाएगा, और जहां पे आपको क्या बोलते हैं आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलना रहता है उस पर थोड़े से ज्यादा पे उबलने लगेगा अगर आप उसको साधारण नमक मिला देते हैं, क्योंकि वहां पे डेंसिटी बढ़ जाती है। साधारण नमक मिलाने पे पानी की डेंसिटी क्या होती है बढ़ जाती है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब क्या पढ़ लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि पानी के बारे में, जल का वैसे बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि जल के बारे में आप लोग तो जानते होंगे, तो जल का अगर आपसे पूछे कि क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक कितना होता है, तो जल का क्वथनांक यानी कि उबलने वाला बिंदु पूछ रहा है तो आप लोग बताएंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जल का हिमांक क्या होता है कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका हिमांक पानी जो है जमना स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग बताएंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, लेकिन प्रश्न आपसे ये नहीं है, प्रश्न है आपका कि भारी जल का क्वथनांक कितना होता है। अगर आपसे पूछे कि भारी जल का क्वथनांक कितना होता है, तो भारी जल का जो क्वथनांक के बारे में बात करें तो ये होता है 100 डिग्री नहीं होता है, इसका कुछ अधिक होता है 101.42 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है 101.42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे पहाड़ों पे जाएंगे तो क्वथनांक क्या हो जाएगा कुछ कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि जो आपका पहाड़ों पे हिमांक कम हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ों पे जो वायुमंडलीय दाब है वो कम लगने लगता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका क्वथनांक कुछ कम हो जाएगा। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए अगर आपसे पूछे कि पानी में साधारण नमक मिलाने पे क्या होगा, क्वथनांक जो है इसका बढ़ जाएगा, यानी कि जो उबलने वाली बिंदु है वो बढ़ जाएगी, और हिमांक के बारे में बात करें तो हिमांक घटेगा। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे जल के क्वथनांक के बारे में, तो जल का क्वथनांक आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और पानी का हिमांक कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर पहाड़ों पे आप जाते हैं तो क्वथनांक में कुछ कमी आ जाती है। क्या होती है कुछ कमी आ जाती है। ठीक, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। और भारी जल के बारे में बात करें तो इसका क्वथनांक कितना होता है, भारी जल जिसके के बारे में भी हमने पढ़ा D2O बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, 101.42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत भारत में नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में शुरू हुई थी। ठीक, अगर आपसे पूछे कि भारत में शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत कब हुई थी, भारत में शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी। कब हुई थी 2001 में। ठीक, ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि कुसुम आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी, कुसुम, अगर आपसे पूछे कि कुसुम योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो कुसुम योजना एक है जो कि सोलर पंप से संबंधित है। किससे, सोलर पंप से संबंधित है। और ये बात पूछा जाता है कि कुसुम योजना किससे संबंधित है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे सोलर पंप से। अगर आपसे पूछे कि पीएम उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है, पीएम उज्ज्वला योजना ये किससे संबंधित है, तो पीएम उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी। किससे, 1 मई 2016 को हुई थी। और ये जो शुरुआत है ये एलपीजी गैस की योजना है। किसकी, एलपीजी गैस, फ्री एलपीजी गैस ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण करने की योजना है। और उत्तर प्रदेश की एक योजना है अभ्युदय योजना। किसकी है, अभ्युदय योजना, ये उत्तर प्रदेश की योजना है। और अभ्युदय योजना जो है ये फ्री कोचिंग वाली योजना है। किसकी, फ्री कोचिंग वाली योजना, तो ये कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, कहाँ की है,
उत्तर प्रदेश की। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। देखिए डिजिटल योजना का शुरुआत कब होता है, तो डिजिटल योजना का शुरुआत 2015 में। कब, 2015 में। अगर आपसे पूछे शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत कब हुई, 2001 में। अगर आपसे पूछे सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई, तो वो भी आपके 2001 में, कल के क्लास में ही हमने बताया आपको। अगर आपसे पूछे कि कुसुम योजना का संबंध किससे है, तो इसका संबंध सोलर पंप से। किससे, सोलर पंप से। ठीक, और बात करते हैं पीएम उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी, और अभ्युदय योजना की जो है ये उत्तर प्रदेश की फ्री कोचिंग वाली योजना है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला, तो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे देखिए, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य पूछ रहा है, तो राज्य बताएंगे कौन सा था, आपका बिहार था। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन था, बिहार। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि 2011 के जनगणना के अनुसार, मतलब 2000, अगर आपसे पूछे कि भारत का जो सर्वाधिक जनघनत्व वाला संघ राज्य कौन सा है, संघ राज्य कौन सा है सर्वाधिक जनघनत्व वाला, तो आप लोग बताएंगे सर्वाधिक जनघनत्व वाला संघ राज्य दिल्ली है। कौन सा, या फिर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश कौन सा है, तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश जो है मोनाको है। कौन सा देश, मोनाको। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला द्वीप कौन सा है, किस द्वीप पे सर्वाधिक जनघनत्व पाई जाती है, तो वो है आपका कौन सा, जावा द्वीप। जावा द्वीप पे सर्वाधिक जनघनत्व पाई जाती है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला महाद्वीप कौन सा, तो एशिया महाद्वीप का जो है सर्वाधिक जनघनत्व, किसमें, एशिया महाद्वीप में। तो ये कुछ प्रश्न थे, आप लोग इससे ध्यान रखेंगे। तो एक बार पीछे रिवीजन करेंगे कि देखिए वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा, तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य पूछे तो बिहार। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक जनघनत्व वाला संघ राज्य फिर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो दिल्ली बताएंगे। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश कौन सा है, तो मोनाको बताएंगे। कौन सा, मोनाको। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक जनघनत्व वाला द्वीप कौन सा है, तो जावा द्वीप है। कौन सा, जावा द्वीप। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है। कौन सा, एशिया महाद्वीप। ठीक, अगर आपसे पूछे कि भारत का न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो भारत का जो न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य है वो आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनघनत्व है। कौन सा, तो यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे, यहाँ पे आप लोग क्या नोट करेंगे, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसका जवाब हो जाएगा। अब न्यूनतम जनघनत्व वाले देशों के बारे में, मतलब चीजों के बारे में देखते हैं, किन किन चीजों का न्यूनतम जनघनत्व। अरुणाचल प्रदेश में जनघनत्व लगभग 17 के आसपास है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब न्यूनतम जनघनत्व वाले की बातें कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि न्यूनतम जनघनत्व वाला देश बताइए, तो न्यूनतम जो जनघनत्व वाला, अगर आपसे पूछे कि संघ राज्य कौन सा है, संघ राज्य पूछेगा, यानी कि यूनियन टेरिटरी। अगर आपसे पूछे कि न्यूनतम जनघनत्व वाला यूनियन टेरिटरी क्या है, तो आप लोग अंडमान निकोबार बताएंगे। क्या बताएंगे, अंडमान निकोबार बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि न्यूनतम जनघनत्व वाला देश कौन सा है, तो आप लोग क्या बताएंगे, ग्रीनलैंड। कौन सा, ग्रीनलैंड बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि न्यूनतम जनघनत्व वाला महाद्वीप बताइए कौन सा है, तो न्यूनतम जनघनत्व वाला महाद्वीप पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक, ये बातें आप लोग यहां से ध्यान रखेंगे। तो अब इसका रिवीजन करेंगे। देखिए कह रहा है कि न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश का जो जनघनत्व न्यूनतम है, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं न्यूनतम जनघनत्व वाला देश कौन सा है, तो न्यूनतम जनघनत्व वाला देश पूछे तो ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड की अगर आपसे पूछे कि राजधानी क्या है, तो नुक है। इसकी राजधानी क्या है, नुक है जी। ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है, नुक है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि ग्रीनलैंड वाला सबसे छोटा, सबसे कम जनघनत्व वाला, तो यहाँ पे जनसंख्या को नहीं पूछ रहा है, जनघनत्व को पूछ रहा है, यानी कि डेंसिटी को। तो अंडमान निकोबार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडमान एंड निकोबार हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक, लावड़ी तमाशा लोकनृत्य कहाँ का है, तो लोक नृत्यों के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। तो यह है लावड़ी कहाँ का, महाराष्ट्र का। कहाँ का, महाराष्ट्र का। अब हम लोग विभिन्न राज्यों के और उनके लोक नृत्यों के बारे में देखें। देखिए लावड़ी पूछे तो महाराष्ट्र का, अगर नौटंकी पूछे तो कहाँ का बताएंगे, नौटंकी पूछे तो उत्तर प्रदेश का। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, नौटंकी हो गया। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे नौटंकी के बारे में, अगर आपसे पूछे कि लोटा कहाँ का लोकनृत्य है, तो लोटा जो है ये मध्य प्रदेश का लोकनृत्य है। कहाँ का, मध्य प्रदेश का लोकनृत्य है। अगर आपसे पूछे कि सरहुल कहाँ का लोकनृत्य है, सरहुल। अगर आपसे पूछे कि सरहुल लोकनृत्य कहाँ का है, तो सरहुल कई बार हमने बताया कि ये झारखंड का लोकनृत्य है। कहाँ का, झारखंड का लोकनृत्य। ठीक, अगर आपसे पूछे कि वहीं पे गरबा कहाँ का लोकनृत्य है, गरबा डांडिया ये सभी कहाँ का है, ये है आपका राजस्थान। गरबा जो है गुजरात का है। कहाँ का, गुजरात का। जबकि डांडिया पूछेगा तो आप लोग कहां पे बताएंगे, राजस्थान में। ठीक,
अगर आपसे पूछे कि स्वांग कहाँ का लोक नृत्य है, स्वांग एग्जाम में अभी रिसेंटली ये पूछा गया है, तो ये हरियाणा का है। कहाँ का? हरियाणा का लोक नृत्य है स्वांग। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे मांडी कहाँ का है, तो गोवा का है। कहाँ का? गोवा का लोक नृत्य है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि खेल गोपाल, एग्जाम में कई बार पूछा गया है और बच्चे ये गेस नहीं लगा पाते खेल गोपाल के बारे में, तो ये खेल गोपाल जो है ये असम का लोक नृत्य है। कहाँ का? असम का लोक नृत्य है। तो ये कुछ लोक नृत्यों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए आप लोग इसका रिवीजन करिए। देखिए, अगर आपसे पूछे कि लावड़ी और तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। राजधानी इसकी क्या है? मुंबई। ठीक। नौटंकी पूछेगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लोटा पूछेगा मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है और राजधानी इसका भोपाल। सरहुल पूछेगा तो झारखंड का लोक नृत्य है, आप लोग इसकी राजधानी बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि गरबा कहाँ का लोक नृत्य है, गुजरात का है और इसका राजधानी क्या है? गांधीनगर। ठीक। अगर आपसे स्वांग कहाँ का है, हरियाणा चंडीगढ़ राजधानी है। मांडी गोवा का है और इसका पणजी राजधानी है। और फिर जो खेल गोपाल लोक नृत्य है वो है असम का और इसकी राजधानी क्या है? दिसपुर। ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो जो लोकतंत्र होता है इसमें सत्तारूढ़ दल जो होते हैं वो आपके किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये आपके उत्तरदायी होता है। सत्तारूढ़ दल जो होता है ये आपकी जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सत्तारूढ़ पार्टी जो है जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछेंगे कि वहीं पे कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, अगर आपसे पूछे कि लोकतंत्र का अर्थ बताइए क्या होता है, तो लोकतंत्र का अर्थ ही होता है जनता का शासन। क्या है? जनता के लिए जनता का शासन, इसका अर्थ होता है लोकतंत्र का। ठीक। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे राजतंत्र का क्या अर्थ होता है, राजतंत्र का अर्थ बताइए क्या होता है, तो राजतंत्र का जो अर्थ है यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे, इसका अर्थ होता है किसी एक का शासन, एक का शासन। ठीक। ये होता है आपका राजतंत्र का अर्थ, किसी एक का शासन। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे कि राजतंत्र कितने प्रकार, लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है? लोकतंत्र जो है ये दो प्रकार का होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पहला हो गया आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र। पहला कौन सा लोकतंत्र है? ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपसे पूछे कि लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है ये आपका, और दूसरा आपका कौन सा होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो इस तरह से लोकतंत्र भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी और प्रश्नों के बारे में। तो अब क्या बात करेंगे? भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश अगर आपसे पूछे तो अपना भारत है। कौन सा है? भारत है। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। ये आपका जवाब है, जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और लोकतंत्र का अर्थ पूछे क्या होता है, तो जनता का शासन लोकतंत्र का अर्थ होता है। जबकि राजतंत्र का अर्थ पूछे, जो कि दोनों एग्जाम में पूछा गया है, तो राजतंत्र का अर्थ होता है एक का शासन। किसका? किसी एक का शासन राजतंत्र का अर्थ होता है। जबकि आप लोग ध्यान रखेंगे कि लोकतंत्र जो है अगर आपसे पूछे कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र आप लोग बताएंगे और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो ये आपको यहाँ से संबंधित जो एडिशनल पॉइंट थे वो हमने बताया और इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बायो से प्रश्न है, एग्जाम में कई एग्जामों में छपा है। कह रहा है कि बायो पौधे में जल परिवहन का कार्य क्या करता है? तो पौधे में जल परिवहन का काम जो है जाइलम और फ्लोएम जल परिवहन का काम पूछे तो जाइलम करते हैं। कौन करते हैं? जाइलम। ये ऊतक होते हैं, पौधे में पाए जाने वाले ऊतक हैं जो जल का परिवहन करते हैं। अगर आपसे पूछे कि पौधे में भोजन का परिवहन किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछे कि पौधे में भोजन का परिवहन किसे कहते हैं, तो पौधे में भोजन का जो परिवहन करने का काम वो कौन करते हैं? फ्लोएम करते हैं। कौन करते हैं? फ्लोएम करते हैं। ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि कुछ और प्रश्नों के बारे में, तो पौधे में जो आपका पौधे में जल परिवहन का काम जाइलम करते हैं और पौधे में भोजन परिवहन का काम, परिवहन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं? फ्लोएम। और ये एग्जामों में कई एग्जामों में छपा है और कई बार ये पूछा गया है जाइलम और फ्लोएम के बारे में, जो पौधे में पाए जाने वाले ऊतक हैं और ये जो है काम करते हैं जल और खाद्यान्नों के परिवहन में। ठीक। अब क्या काम करते हैं? अगर आपसे पूछे कि पौधे जो है श्वसन की क्रिया किसके द्वारा करते हैं, अगर आपसे पूछे कि पौधे अपने श्वसन की जो क्रिया है वो किसके माध्यम से करते हैं? पौधे अगर आपसे पूछे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके माध्यम से करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके माध्यम से करते हैं? या फिर पौधे अपना जो है भोजन बनाने की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके माध्यम से करते हैं? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके माध्यम से करते हैं?
तो ये सभी क्रिया पौधे जो हैं ये अपने पत्ती के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? ये अपने पत्ती के द्वारा करते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे और ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये सारी क्रिया पौधे अपने पत्तियों के द्वारा करते हैं। ठीक, आप लोग बताएंगे कि हाइड्रोफाइट पौधे किसे कहते हैं, जो कि हमने बताया एग्जामों में, अगले क्लासों में हमने पिछले क्लासों में बताया कि हाइड्रोफाइट पौधे अगर आपसे पूछे कि किसे कहते हैं तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें हाइड्रोफाइट पौधे किसे कहते हैं। और फिर आपको अगर आपसे पूछे कि जीरोफाइट पौधे किसे कहते हैं, जीरोफाइट पौधे किसे कहते हैं। ठीक, ये दोनों आप लोग बताएंगे, हाइड्रोफाइट पौधे और जीरोफाइट पौधे के बारे में बताएंगे। तो देखिए हाइड्रोफाइट पौधे जो होते हैं, जो जलीय पौधे होते हैं उसे हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रो मतलब जल होता है, और जीरोफाइट पौधे जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं जिन्हें जल की आवश्यकता बहुत कम होती है उसे क्या कहते हैं, जीरोफाइट पौधे कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है। तो चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने का काम भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि वहीं पे चुनाव आयोग का कार्य क्या होता है, अगर आपसे पूछे, कल ही हमने बताया कल के क्लास में कि चुनाव आयोग के कार्य क्या क्या होते हैं। कल के क्लास में हमने बताया, अगर क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर के प्लीज क्लास को देख लीजिए। ठीक, अगर आपसे पूछे कि चुनाव आयोग के कार्य क्या होते हैं, तो चुनाव का संचालन करना, तो एक पॉइंट ये आप लोग लिखेंगे कि इनका कार्य होता है चुनाव का संचालन करना, और चुनाव का संचालन हो गया, और चुनाव का निरीक्षण करना, यहाँ पे दूसरी पॉइंट होगा चुनाव का क्या करना, निरीक्षण करना। ठीक, इसका काम होता है। और तीसरी पॉइंट आप लोग लिखेंगे कि चुनाव का क्या करना, नियंत्रण करना। ठीक, ये इसके काम होते हैं। अगर आपसे पूछे कि चुनाव जो आयोग है ये किस आर्टिकल में है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि चुनाव आयोग अगर आपसे पूछे किस आर्टिकल में, तो अनुच्छेद नंबर 124 में। कितने में? अनुच्छेद नंबर 124 में सुप्रीम कोर्ट है, और जबकि चुनाव आयोग अनुच्छेद नंबर 324 में। किसमें है? 324 में। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि चुनाव आयोग की स्थापना बताइए कब हुआ था, चुनाव आयोग की स्थापना अगर आपसे पूछे कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 25 जनवरी। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ था? चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1945 को हुई थी। कब? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है, यहाँ पे चुनाव आयुक्त के बारे में, चुनाव आयुक्त यहाँ पे है ना। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार है वर्तमान समय चुनाव आयुक्त। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कौन है? राजीव कुमार वर्तमान समय चुनाव आयुक्त है। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है, तो चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और चुनाव आयोग के बारे में बात करें कि इनके कार्य क्या कौन कौन से होते हैं, तो चुनाव का संचालन करना इनका काम है, और चुनाव का निरीक्षण करना इनका काम है, और चुनाव का नियंत्रण करना इसका काम है। क्या करना? चुनाव का नियंत्रण करना इसका काम है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चुनाव आयोग के बारे में अगर स्थापना पूछे तो अनुच्छेद 324 में है। किसमें है? अनुच्छेद 324 में। स्थापना पूछे तो इसकी कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को। और वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? हमारे राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे कि ये क्लास आपको कैसा लगा। और पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, आप वहां पे जाकर के इसका पीडीएफ पा सकते हैं। और ये क्लास आपके सामान्य ज्ञान की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये सभी प्रश्नों को ध्यान में रख के बनाया गया है जो आजकल एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में छपने की पूरी चांसेस है। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। तो आपकी एक योजगार कार्यक्रम था जिसका नाम था क्या? ग्रामीण रोजगार, क्या नाम था इसका? ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं, इस कार्यक्रम के बारे में देखते हैं। तो ये क्या था कार्यक्रम, कब शुरू किया गया था, और इसमें क्या मतलब क्या इसका लाभ था, तो देखते हैं। ठीक है, जो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम था इसको शुरुआत कब की गई? अगर आपसे पूछे कि इसकी शुरुआत कब की गई, तो इसकी शुरुआत 1995 में की गई। कब शुरुआत की गई? 1995 में। ठीक, अगर आपसे पूछे कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत
कितना लोन ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को दिया जाता है। तो इसमें जो है ग्रामीण क्षेत्रों के जो निवासी हैं उसको उनको अपना रोजगार, अपना जो भी स्टार्टअप वगैरह शुरू करना है, उसके लिए इनको 10 लाख से कितना 20 लाख लोन दिया जाता था। कितना 10 लाख से 20 लाख तक का लोन दिया जाता था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ चीजें के बारे में देख लेते हैं, कुछ योजनाओं के बारे में। अगर आपसे पूछे कि नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब हुई थी? नमामि गंगे योजना, ये एग्जाम में पूछा गया था जीडी वाले। तो ये अगर आपसे पूछे कि कब शुरुआत होती, तो ये 2014 में शुरुआत होती। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, ये भी जीडी के एग्जाम में शुरू किया, मतलब पूछा था मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरुआत हुई, तो ये हुई थी आपकी 25 सितंबर 2014 की योजना। 25 सितंबर 2014 की योजना है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि मेकिंग इंडिया की लोगो क्या है, तो इसका लोगो जो था शेर। अगर आपसे पूछे कि मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम था इसे शुरू किसने किया था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे शुरू किया था। किसने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो इतनी बातें आप लोग इस प्रश्न से याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि किसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है, तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर देना। तो इसके तहत लोन कितना दिया जाता है, तो 10 लाख से 20 लाख तक का लोन दिया जाता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में 10 लाख से 25 लाख है। ठीक, तो यहां तक का लोन दिया जाता था, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के जो निवासी हैं वो अपना स्टार्टअप कार्य वगैरह शुरू कर सके। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो 1995 से। अगर आपसे पूछे कि नमामि गंगे योजना 2014 से शुरू हुई। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 की योजना है, और इसका लोगो पूछे क्या है, तो शेर है। शुरुआत किसने किया, तो आप लोग बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरुआत किया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि कौन सी मिश्रित धातु नहीं है, तो अगर आपसे पूछे कि कौन सी मिश्रित धातु, देखिए मिश्रित धातुओं से भी प्रश्न पूछा गया है, और ये ऑप्शन पे आधारित प्रश्न है। तो देखिए कौन सी मिश्रित धातु नहीं है, तो इसमें ऑप्शन क्या सही किया था? चांदी सही किया था। मिश्रित धातु किसे कहते हैं? जो 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाकर के बनाई जाती है, उसे मिश्रित धातु कहते हैं। जबकि चांदी 2 धातुओं से मिलाकर के नहीं बनाई जाती। चांदी को उसके अयस्क से बनाई जाती है। चांदी के अयस्क कौन कौन से? ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि रूबी सिल्वर किसके अयस्क है? रूबी सिल्वर किसके अयस्क हैं? तो चांदी के। हॉर्न सिल्वर पूछे किसके अयस्क हैं? तो चांदी के। तो ये चांदी के कुछ अयस्क है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर बात करें हम लोग कुछ और प्रश्नों के बारे में। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे टीना, जिसे क्या बोलते हैं, सॉरी, अगर आपसे पूछे कि सोल्डर किसके मिश्र धातु होते हैं? सोल्डर जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? सोल्डर भी, और इसे टांका धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टांका धातु। एग्जाम में हजारों बार पूछा गया कि किसका मिश्रण होता है, तो ये टिन प्लस सीसा का मिश्रण होता है। किसका? टिन प्लस सीसा का मिश्रण होता है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि पीतल किसका मिश्रण होता है? पीतल, तो ये तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। तांबा और जस्ता को मिलाकर के पीतल बनाया जाता है। किसको? तांबा और जस्ता को मिलाकर के पीतल बनाया जाता है। ठीक, और तो यहाँ पे इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर स्टेनलेस स्टील, कल के क्लास में हमने बताया था कि स्टेनलेस स्टील कैसे बनाई जाती है। अगर आप क्लास नहीं देखे कल का, तो आप लोग जाकर के देख लीजिए। तो इसमें 3 चीजें, एक तो आपका होता है आयरन के साथ में मिलाया जाता है निकिल, आयरन के साथ में मिलाया जाता है निकिल, और फिर क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम। तो 3 चीजों को मिला करके इसको बनाया जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। क्रोमियम, तो अब इसको देखिए, अगर आपसे पूछेगी कि कौन सी मिश्र धातु नहीं है, तो चांदी मिश्र धातु नहीं है। क्या है? चांदी मिश्र धातु नहीं है। सोल्डर के बारे में या फिर टंका धातु जो है, ये टिन और शीशे का मिश्रण होता है। किसका? टिन और शीशे का मिश्रण होता है। पीतल के बारे में बात करें तो ये तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है। किसका? तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है। अयस्क के बारे में बात करें तो कौन कौन से चांदी के अयस्क होते हैं? जैसे रूबी सिल्वर हो गया, चांदी का अयस्क है, पूछा गया एग्जाम में। हॉर्न सिल्वर है, ये भी चांदी का अयस्क है। स्टेनलेस स्टील, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि इसको बनाने में क्या क्या चीजें प्रयोग की जाती है, तो आयरन, निकिल, क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? आयरन, निकिल, क्रोमियम का स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रयोग किया जाता है। ओलंपिक में हॉकी कब शामिल हुआ? तो ओलंपिक में जो हॉकी की बात करें 1928 में शामिल हुआ। 1928 में ओलंपिक कहां पर हो रहा था? एम्स्टर्डम में हो रहा था। किसमें? एम्स्टर्डम में ओलंपिक हो रहा था। अब एम्स्टर्डम कहां पे पड़ता है? नीदरलैंड में पड़ता है, और यहीं पे एम्स्टर्डम नीदरलैंड के ओलंपिक में हो रहा था हॉकी 1928 में, और इसमें भारत अपना
पहला पदक जीता, भारत अपना पहला पदक जीता था, तो ये इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। हॉकी में भारत अपना पहला पदक जीता था। ठीक, अगर आपसे पूछे कि यहीं पे कि भारत का राष्ट्रीय खेल बताइए, भारत का राष्ट्रीय खेल बताइए क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। क्या है भारत का राष्ट्रीय खेल है, हॉकी। अगर आपसे पूछे कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं मेजर ध्यानचंद को। किसे, मेजर ध्यानचंद को जानते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इनकी आत्मकथा गोल है और इनके जन्मदिन पे हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। कब होता है राष्ट्रीय खेल दिवस, वैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे, तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, ओलंपिक में हॉकी कब शामिल हुआ, तो ओलंपिक में हॉकी 1928 में और एम्स्टर्डम ओलंपिक में शामिल हुआ था और भारत इसमें पहला पदक जीता था। क्या हुआ था, भारत इसमें अपना पहला पदक जीता था। अगर आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अगर आपसे पूछे कि हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। किसे, मेजर ध्यानचंद का हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगला प्रश्न कि जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिसमें जीवन होता है, जिसमें क्या होता है, जीवन होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जैव मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीव मंडल से उसे जैव संसाधन कहा जाता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जैव संसाधन, जितने भी जैव संसाधन होते हैं वो जीव मंडल से प्राप्त होते हैं और उनमें क्या होता है, जीवन होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे और ये जीडी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो अब यहां से संबंधित हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। और जैव संसाधन जैसे क्या हो गए, जैसे आपका हो गया, जैसे मानव हो गया, जैसे मानव हो गया, मानव और वनस्पति हो गए, वनस्पति सभी प्रकार के जो वनस्पतियां पाई जाती हैं ये जैव संसाधन है। मानव हो गया, वनस्पति हो गए, उसके बाद आपका पेड़ पौधे, वनस्पति पेड़ पौधे में तो आ जाएंगे, मानव जन, जीव जंतु आपका हो गया, जीव जंतु, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी आपके क्या होते हैं, जैव संसाधन होते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी में किसका अध्ययन करते हैं, यह विज्ञान की एक शाखा है जिसे पारिस्थितिकी बोलते हैं। तो इसमें जीव और पर्यावरण के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जीव एवं पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन इसमें किया जाता है, संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक, ये तो ये बातें आप लोग इससे ध्यान रखेंगे। जीव एवं पर्यावरण के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिसमें जीवन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे जैव संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। जैसे जैव संसाधन हो गए, मानव हो गया, वनस्पति हो गए, सभी जीव जंतु जैसे मछली हो गया, पेड़ पौधे, पशु, सभी क्या होते हैं, आपके जैव संसाधन कहे जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं तो पारिस्थितिकी में किसका अध्ययन करते हैं, तो जीव एवं पर्यावरण के बीच का, जीवों एवं पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। तो इसके दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक, पारिस्थितिकी के दो, जीव मंडल पारिस्थितिकी के दो घटक, एक जैविक एक अजैविक होते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत का लौह है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। किसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ महापुरुषों के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछे कि कश्मीर का अकबर किस महापुरुष को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन को। किसे कहा जाता है, जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। किसे, लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत का जो नेपोलियन है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये कुछ चीजें थी जो हमें याद रखना है, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमने बताया। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और भारत का शेक्सपियर, अगर आपसे पूछे भारत का शेक्सपियर पूछे किसे कहा जाता है, तो भारत का शेक्सपियर जो है कालिदास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कालिदास को कहा जाता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कश्मीर का
अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुल आबदीन को कहा जाता है। कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर पूछे किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसे किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन। ये हमने कल के क्लास में भी पढ़ा था। अगर आपसे पूछे कि कोशिका का आनुवांशिक, यहाँ पे आनुवांशिकता से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपसे पूछे कि कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं? कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं? तो कोशिका का जो आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ होता है। अगर आपसे पूछे कि आनुवांशिकता जिसे क्या बोलते हैं? जिसे जेनेटिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। और जेनेटिक्स के बारे में बात करें, आनुवांशिकता को जेनेटिक्स भी बोलते हैं। और यहां से क्या प्रश्न पूछा जाता है कि यह शब्द किसने दिया? जेनेटिक्स शब्द या फिर आनुवांशिकता शब्द किसने दिया? तो वाटसन ने दिया था। किसने? बेटसन या फिर वाटसन मिलता है, इन्होंने दिया, वाटसन ने दिया था आनुवांशिकता शब्द को। जबकि आनुवांशिकता के जनक पूछ ले कौन है? तो मेंडल है। किसने है? ग्रेगर जॉन मेंडल। जबकि शब्द पूछे तो वेटसन ने दिया था। ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और कुछ आनुवांशिक रोगों के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ आनुवांशिक रोग के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। आनुवांशिक रोग जो माता पिता से ट्रांसफर होकर बच्चों में जाते हैं उसे आनुवांशिक रोग कहते हैं। जैसे आपका हो गया वर्णांधता आनुवांशिक रोग है। उसके अलावा हीमोफीलिया एक क्या है? क्या बोलते हैं? आनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया। उसके अलावा आपको डाउन सिंड्रोम तो गुणसूत्रों के हेराफेरी में होता है। तो डाउन सिंड्रोम भी आनुवांशिक लक्षण है। ठीक। आनुवांशिक रोग है। ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। डाउन सिंड्रोम, तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, आनुवांशिक नियमों के प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। और आनुवांशिकता का शब्द किसने दिया था? तो शब्द देने वाले कौन है? बेटसन है। कौन है? बेटसन। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ एग्जाम में कई बार पूछा गया बायोलॉजी से। तो डीएनए होता है कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ। अब आनुवांशिक रोग कुछ जैसे वर्णांधता आनुवांशिक रोग है, हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है, डाउन सिंड्रोम ये भी आपके आनुवांशिक रोग है। तो इन सभी रोगों के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी पे उष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो सूर्य से जो पृथ्वी का पे उष्मा का संचरण है वो विकिरण विधि से होता है। किस विधि से? विकिरण विधि से होता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ चीजों के बारे में, जैसे जितने भी धातु तत्व होते हैं, जितने भी आपके धातु तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? उष्मा के सुचालक होते हैं। उष्मा के क्या होते हैं? सुचालक। सुचालक का मतलब जिससे होकर के उष्मा क्या हो ट्रांसफर हो सके उसे क्या बोलते हैं? उष्मा के सुचालक बोलते हैं। सुचालक। और जितने भी अधातु तत्व हैं वो क्या होते हैं? उष्मा के सुचालक होते हैं या फिर कुचालक। तो आप लोग बताएंगे कि ये उष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? कुचालक। जबकि एक धातु एक तत्व जिसे क्या बोलते हैं? जिसे अभ्रक बोलते हैं। अभ्रक क्या काम करता है? ये अभ्रक जो होता है ये उष्मा का तो सुचालक होता है। सॉरी, उष्मा का बात करें तो ये सुचालक होता है। उष्मा का सुचालक होता है। जबकि विद्युत का क्या होता है? विद्युत का ये कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। ठीक। तो ये बातें ध्यान रखेंगे जिसके वजह से इसके ये बहुत ही उपयोगी होता है आपका अभ्रक। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए, सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो विकिरण विधि से सूर्य से पृथ्वी पे उष्मा का संचरण होता है। जितने भी धातु तत्व होते हैं ये उष्मा के सुचालक होते हैं। यहाँ यानी कि उसमें उष्मा का संचरण हो सकता है। और जितने भी अधातु तत्व होते हैं ये उष्मा के क्या होते हैं? उष्मा के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? उष्मा के कुचालक होते हैं। अब बात कर लेते हैं अभ्रक के बारे में। तो ये उष्मा का सुचालक होता है। अभ्रक जो होता है उष्मा के सुचालक होते हैं। जबकि विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बॉल पेन किस सिद्धांत पे काम करता है? तो बॉल पेन का जो सिद्धांत है वो पृष्ठीय तनाव सिद्धांत पे काम करता है, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं। पृष्ठीय सिद्धांत पे बॉल पेन काम करता है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि
बॉल पेन पृष्ठीय तनाव के बारे का काम करता है। अगर आपसे पूछे कि वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं, वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं, तो वो भी पृष्ठीय तनाव का कारण है। अगर आपसे पूछे कि जो दाढ़ी बनाने वाला जो ब्रश होता है, सेव ब्रश, उसको आप अगर पानी में डुबोएंगे तो उसके सारे जो बाल होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, तो वो भी किसके कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अगर आपसे पूछे कि पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या होता है, पृष्ठ तनाव के SI मात्रक, आप अगर बाल भिगोते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि सारे बाल एक साथ आपस में चपक जाते हैं, तो वो क्या होता है, पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। अब पृष्ठ तनाव का मात्रक पूछे तो न्यूटन मीटर होता है। अगर आपसे पूछे कि पृष्ठ तनाव के बारे में, अगर आपसे पूछे कि पृष्ठ तनाव का कारण क्या होता है, आखिर क्यों पृष्ठ तनाव की घटना होती है, पृष्ठ तनाव का कारण आपसे अगर पूछे तो इसमें अणुओं के बीच ससंजक बल काम करते हैं। कौन से बल, तो अणुओं के बीच ससंजक बल काम करते हैं। कौन से बल काम करते हैं, सहसंजक बल काम करते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये होता है पृष्ठ तनाव की घटना। तो इसका रिवीजन करेंगे कि बॉल पेन किस सिद्धांत पे काम करता है, तो बॉल पेन जो है पृष्ठीय तनाव सिद्धांत पे काम करता है। किस तनाव पे, पृष्ठीय तनाव सिद्धांत पे काम करता है। अगर आपसे पूछे कि बॉल पेन जो है वर्षा की बूंदें किस वजह से गोल होती है, तो वर्षा की बूंदें जो है पृष्ठीय तनाव के कारण ही गोल होती हैं। अब पृष्ठीय तनाव का जो है SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का कारण क्या है, तो देखिए बल दो प्रकार के होते हैं, एक सहसंजक बल और एक होता है असंजक बल। सहसंजक बल मतलब क्या होता है, जब समान अणुओं के बीच में बल काम करे। जैसे ये मेरा हाथ है और दूसरे हाथ से हम चिपका रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों मतलब समान अणु हैं, ठीक, दोनों में समान अणु हैं। जबकि अगर पेन को इस उंगली से चिपका रहे हैं तो यहाँ पे दोनों का अणु अलग अलग है, तो ये असंजक बल होगा। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि रेशम के कीड़े का पालन, रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, तो ये सहतूत के वृक्ष पे पाले जाते हैं। किस वृक्ष पे, सहतूत वृक्ष पर पाले जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है, तो रेशम के कीड़े का पालन जो है सेरीकल्चर क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, रेशम के कीट पालन जो है ये सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक, ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा गया है, सेरीकल्चर में किसका पालन करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, आप लोग इसको मैनेज कर लीजिएगा। सेरीकल्चर में रेशम कीड़े का पालन किया जाता है। ठीक, रेशम कीड़े का पालन किसमें, सेरीकल्चर में। अब बात कर लेते हैं, अगर आप पूछे कि रेशम के बारे में, रेशम के बारे में अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, और सर्वाधिक उत्पादन करने वाला अगर आपसे पूछे कि देश कौन सा है, तो रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है चीन। अगर आपसे पूछे कि देश भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, भारत में कौन सा सबसे ज्यादा उत्पादन राज्य करता है रेशम, तो कर्नाटक सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। कौन सा राज्य, कर्नाटक रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। अगर आपसे पूछे कि कुनीन की दवा किससे बनती है, कुनीन की दवा किससे बनाई जाती है, तो ये भी इसी प्रश्न से संबंधित प्रश्न है। कुनीन की दवा जो है सिनकोना वृक्ष से बनाई जाती है। किस वृक्ष से, सिनकोना के वृक्ष से बनाई जाती है। ठीक, ये रिलेट मतलब इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिनकोना के वृक्ष की छाल से बनाई जाती है कुनीन दवा, तो ये आप लोग ध्यान रखिए, सिनकोना वृक्ष से। और कुनीन किसकी दवा होती है, तो कुनीन जो है ये मलेरिया की दवा होती है। किसकी, मलेरिया की दवा होती है। और मलेरिया की जो है आपके प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है। अगर आपसे पूछे कि मलेरिया का प्रोटोजोआ क्या होता है, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि रेशम कीटे का पालन किसमें किया जाता है, तो सहतूत के वृक्ष पे। किस पे, सहतूत के वृक्ष पे रेशम कीट पालन किए जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, तो सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है रेशम कीट का पालन। अगर रेशम के बारे में बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है, तो किस देश से, चीन देश से रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगर आपसे भारत में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन कहां पे होता है, कर्नाटक में होता है। अगर आपसे कुनीन की दवा कहां से बनती है, तो सिनकोना वृक्ष से, और मलेरिया की दवा ये होती है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया, तो डीएनए की जो द्विगुणित कुंडली है, यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, द्विगुणित कुंडली का पता वाटसन एंड क्रिक ने लगाया। किसने, वाटसन एंड क्रिक ने लगाया था। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब डीएनए के बारे में हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि डीएनए में शर्करा पाई जाती है, एक ये एग्जाम में पूछा गया है कि इसमें कौन सी शर्करा होती है, तो डीएनए में जो शर्करा होती है उसको क्या बोलते हैं, पेंटोस नामक शर्करा पाई जाती है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो पेंटोस नामक शर्करा पाई जाती है। इसके पहले हमने बताया कि डीएनए जो होते हैं,
वो क्या बोलते हैं, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ होता है। अगर आपसे पूछे कि गुणसूत्रों में क्या क्या पाए जाते हैं, अगर आपसे पूछे कि गुणसूत्र किसके बने होते हैं, तो गुणसूत्र का निर्माण अगर आपसे पूछे किसका बना होता है, जो गुणसूत्र होते हैं आपके 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं ना, अगर आपसे पूछे कि इसका निर्माण किससे होता है, तो ये डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। किससे? डीएनए प्लस प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे गुणसूत्र। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि डीएनए के द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था, तो इसका पता वाटसन एंड क्रिक ने लगाया था। किसने? वाटसन एंड क्रिक ने लगाया था। ठीक, अगर आपसे पूछे कि डीएनए में कौन सा शर्करा पाई जाती है, तो इसमें पेंटोस नामक शर्करा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पेंटोस नामक शर्करा पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि डीएनए की द्विगुणित कुंडली में किसका निर्माण होता है, तो डीएनए की जो है गुणसूत्र का निर्माण अगर आपसे पूछे किससे होता है, तो गुणसूत्र का जो निर्माण है ये डीएनए और प्रोटीन से होता है। किससे? डीएनए और प्रोटीन से। राजस्थान में खेतड़ी क्यों प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में एक खान है खेतड़ी, और ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो राजस्थान की जो खेतड़ी की खान है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, ये तांबे की खान है जो कि राजस्थान में है। खेतड़ी की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि पीतल किसके बनते हैं, पीतल जो है वो तांबे के साथ अगर आप लोग जस्ता मिला देंगे, तांबे के साथ अगर आप लोग जस्ता मिलाएंगे तो आपको पीतल मिलेगा। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे कांसा किसका बना होता है, कांसा, तो आप लोग बताएंगे कि तांबे के साथ तांबा का साथ आप लोग क्या मिला देंगे, तांबा के साथ टिन मिला देंगे तो कांसा बन जाएगा। तो ये दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे, ये दोनों चीजें किससे बनाई जाती है, तांबा के मिला करके बनाई जाती है। तो हमने सोचा कि इसको यहाँ पे बताया जाए। अगर आपसे पूछे कि तांबा के बारे में, तांबा के बारे में क्या पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है या फिर देश करता है, सर्वाधिक उत्पादन तांबे का कौन करता है, तो सर्वाधिक उत्पादन के बारे में देखेंगे। अगर आपसे पूछे कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादन तांबा का कौन करता है, विश्व में तांबा का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो चिली देश करती है। चिली सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन करता है। अगर आपसे पूछे कि तांबा का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है, भारत में, तो भारत में सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। कहां पे? मध्य प्रदेश में होता है। उसके अलावा सेकंड नंबर पे कौन है आपका, सेकंड नंबर पे राजस्थान में तांबे का उत्पादन होता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए, राजस्थान में खेतड़ी क्यों प्रसिद्ध है, तो ये तांबे की खान है। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे की खान है जो कि राजस्थान में है। ठीक, राजस्थान की जो खान है तांबे की है। अगर आपसे पूछे कि तांबा पीतल किसके बनाए जाते हैं, तो तांबे के साथ अब जस्ता मिला देंगे तो आपको पीतल मिलेगा। तांबे के साथ जस्ता मिलाने पे पीतल, और कांसा किससे बनता है, तांबे के साथ टिन मिलाने पे कांसा बनता है। क्या बनता है, तांबे के साथ टिन मिलाने पे कांसा बनता है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे तांबे का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो तांबे का सर्वाधिक उत्पादन विश्व में पूछे तो चिली करता है। कौन सा कंट्री, चिली करता है। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है तांबे का उत्पादन, मध्य प्रदेश करता है, और दूसरे नंबर पे कौन है आपका, राजस्थान है। क्या है, राजस्थान। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है, तो सूर्य में सर्वाधिक गैस की बात करें तो हाइड्रोजन होती है। क्या होती है, सूर्य में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन होता है। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जिसके बारे में हमने कल के क्लास में पढ़ा था। हाइड्रोजन सूर्य में सर्वाधिक गैस होती है और इसमें 71% हाइड्रोजन होता है। और उसके बाद आपका होता है हीलियम। कौन सी गैस होती है, हीलियम। हीलियम गैस होता है सूर्य में। कितनी परसेंट होती है, 26.5%। उसके बाद अन्य गैसें भी सूर्य में पाई जाती है। अन्य गैस भी सूर्य में पाई जाती है, और जिसे क्या बोलते हैं, ये इसका परसेंटेज कितना है, 2.5% सूर्य में अन्य गैस भी पाई जाती है। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब सूर्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे, एडिशनल पॉइंट। अगर आपसे पूछे कि सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है, सूर्य के सतह का ताप कितना होता है, तो यहाँ पे 6000 डिग्री सेंटीग्रेड सूर्य के सतह का ताप होता है। अगर आपसे पूछे कि सूर्य में विटामिन कौन सी पाई जाती है, तो इसमें विटामिन डी पाई जाती है। किसमें, सूर्य में कौन सी विटामिन पाई जाती है, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाई जाती है। अगर वहीं पे पूछे कि सूर्य एंड पृथ्वी के बीच में दूरी कितनी है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी की बात करें तो यहाँ पे 25 करोड़ किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी है। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है, तो सूर्य में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन है। कौन सा गैस सर्वाधिक है सूर्य में, हाइड्रोजन गैस है, 71% है। अगर आपसे पूछे कि सूर्य में हीलियम गैस का परसेंटेज कितनी है, 26.5% हीलियम गैस है। और सूर्य में अन्य गैसें कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो 25% अन्य गैसें, 2.5% अन्य गैसें पाई जाती हैं। अगर सूर्य के सतह का तापमान पूछे 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और सूर्य में विटामिन पूछे तो विटामिन डी होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी पूछे 25 करोड़ किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और
अगला प्रश्न है कि मनुष्य के आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो मनुष्य के आंख में अगर आपसे पूछे कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो रेटिना पे बनता है। अगर आपसे पूछे कि नेत्र दान करने वाले, नेत्र दान में मनुष्य का कौन सा भाग दान दिया जाता है? नेत्र दान में दान मनुष्य का कौन सा भाग कर दिया जाता है? तो कुछ लोग रेटिना को सही कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कॉर्निया का दान दिया जाता है। किसका? कॉर्निया का दान दिया जाता है। अगर आपसे पूछे कि नेत्रदान, अगर आपसे पूछे कि आंख में प्रकाश का नियंत्रण आंख का कौन सा भाग करता है? प्रकाश का नियंत्रण, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, और प्रकाश का जो नियंत्रण करने का काम है वो आइरिस करता है। कौन करता है? आइरिस करता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ चीजों के बारे में देख लेते हैं और आंख से संबंधित कुछ बीमारी के बारे में देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर आपसे पूछे कि ग्लूकोमा बीमारी किससे संबंधित है, तो आंख से संबंधित है। बच्चे समझ नहीं पाते ग्लूकोमा से संबंधित प्रश्न, ये मतलब ग्लूकोमा लिखा रहेगा तो बच्चे समझ नहीं पाते कि आंख से संबंधित बीमारी है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ग्लूकोमा बीमारी आंख से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि ट्रेकोमा बीमारी किससे संबंधित है, तो ये भी आंख से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि मोतिया बिंद बीमारी किससे संबंधित है, मोतिया बिंद बीमारी किससे संबंधित है, तो आंख से। इसके अलावा दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ये सभी किससे संबंधित है? आंख से संबंधित। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आंख में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। अगर आपसे पूछे कि अगर किसी को नेत्रदान करना है तो वो आंख का कौन सा भाग दान करेगा, तो पूरा आंख दान नहीं होता, केवल कॉर्निया को दान किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि आंख में प्रकाश का नियंत्रण कौन सा भाग करता है, तो आइरिस प्रकाश का नियंत्रण करता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि बीमारी कौन सी होती है आंख से संबंधित, तो ग्लूकोमा बीमारी, ट्रेकोमा बीमारी, मोतिया बिंद बीमारी, ये सभी आंख से संबंधित बीमारियां हैं। ध्वनि तीव्रता की माप किससे की जाती है, तो ध्वनि की तीव्रता जो है वो डेसिबल में मापी जाती है। किससे मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। अगर आपसे पूछे कि ध्वनि का वेग, ध्वनि की तीव्रता के बारे में यहाँ पे आप कॉमन ले लेंगे। अगर आपसे पूछे कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है, तो ध्वनि का वेग जो सर्वाधिक है वो होता है मतलब ठोस में। किस में होता है? ठोस में। अगर आपसे पूछे कि ध्वनि की तीव्रता जो है ये न्यूनतम किस में पाई जाती है, न्यूनतम पूछे किस में पाई जाती है, तो ध्वनि की वेग जो न्यूनतम है ये हवा में होती है। किसमें? हवा में। अगर आपसे पूछे कि ध्वनि की जो तीव्रता होती है ये शून्य किस में पाई जाती है, शून्य, यानी कि बिल्कुल भी नहीं होता होगा, तो आप लोग बताएंगे किसमें? निर्वात में। किसमें? निर्वात में ध्वनि की जो तीव्रता होती है शून्य होती है। ठीक, अब बात कर लेते हैं, अगर आप ताप को बढ़ाते हैं, ताप को बढ़ाने पे ध्वनि की बढ़ाने पे क्या काम मतलब परिवर्तन होगा ध्वनि पर? अगर आपसे पूछे कि ताप को घटाने पर क्या परिवर्तन होगा ध्वनि पे, तो अगर आप लोग ताप को बढ़ाते हैं, ताप को बढ़ाने पे ध्वनि क्या होगा? ध्वनि, ताप को बढ़ाते हैं तो ध्वनि की तीव्रता बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर ताप को घटाते हैं तो ध्वनि की जो तीव्रता है, ध्वनि की तीव्रता जो है कम होगी। क्या होगी? कम होगी। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, ध्वनि की तीव्रता का माप क्या होता है, तो डेसिबल में मापते हैं ध्वनि की तीव्रता को। किसमें? डेसिबल में। अब ध्वनि की तीव्रता के बारे में, सर्वाधिक ध्वनि की तीव्रता, यहाँ पे ध्वनि की तीव्रता कॉमन लेंगे। सर्वाधिक किसमें होती है? ठोस में। और न्यूनतम किसमें होती है ध्वनि की तीव्रता? हवा में। और शून्य किसमें होती है, तो ध्वनि की तीव्रता शून्य जो है वो निर्वात में होती है। किसमें? शून्य होती है निर्वात में। अगर आपसे पूछे कि ध्वनि का मतलब अगर ताप को बढ़ाते हैं, अगर माध्यम में ताप को बढ़ाने पे ध्वनि की तीव्रता जो है ये तेज हो जाती है। क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। और ताप को घटाने पे, किसी माध्यम में ताप को घटा रहे तो ध्वनि की तीव्रता जो है कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि ध्वनि की चाल कितनी होती है, ध्वनि की चाल जो है ये कितनी होती है हवा में? किसमें? हवा में। तो ये होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है ध्वनि की चाल? 332 मीटर प्रति सेकंड। और ये जो चाल है ये हवा की है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, तो निकट दृष्टि दोष पूछेगा यहाँ पे। तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं निकट दृष्टि दोष को। अगर आपसे पूछे कि इसमें क्या होता है निकट दृष्टि दोष में, तो इसमें दूर की चीजें क्या होती हैं? अस्पष्ट नहीं होती। क्या होती हैं? दूर की चीजें अस्पष्ट नहीं होती है। निकट दृष्टि दोष में दूर की चीजें अस्पष्ट नहीं होती हैं। अगर आपसे पूछे कि दूर दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस को लगाकर करते हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। अब बात कर लेते हैं दूर दृष्टि दोष के बारे में। दूर दृष्टि दोष के बारे में, तो दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? इसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अगर आपसे पूछे कि दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, तो इसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और दूर दृष्टि दोष के बारे में, इसमें निकट की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। निकट
की चीजें जो है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती। अगर आपसे पूछे कि इसके दूरदृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, ये आप लोग बताएंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे एक बार फिर से कि निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, तो मायोपिया कहते हैं। ये इंग्लिश वाला आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ऑप्शन में आजकल एग्जाम में मायोपिया देके पूछ रहा है। और दूर की चीजें इसमें निकट दृष्टि दोष में दूर की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। और इसके निवारण में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे। ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक। और दूरदृष्टि दोष के बारे में बात करें तो इसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और इसमें निकट की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। और इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। इसी तरह के और भी क्लास पाने के लिए और आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी जीएस की तैयारी को मजबूती से आगे बढ़ाइए, ठीक। धन्यवाद।